डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। पर्यावरणविदों का कहना है कि हमारी जीवन शैली टिकाऊ होनी चाहिए। सवाल उठता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी जीवन शैली टिकाऊ है या नहीं। अगर हम अपनी जीवन शैली की निरंतरता को बनाए रखने में कामयाब हो जाएं, तो तभी हम उसके टिकाऊ होने का दावा कर सकते हैं। दरअसल आज दुनिया को एक ऐसी जीवन शैली को अपनाने की ज़रूरत है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करे ताकि उनकी उपलब्धता भावी पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे। पेयजल के माध्यम से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम पेयजल का इस्तेमाल विवेक से करें और उसको कभी भी व्यर्थ न बहने दें, तो आज भी दुनिया के कई इलाकों में पेयजल की जो कमी दिखती है वह आसानी से दूर हो सकती है। ऊर्जा के लिए हम जिन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं उनमें जीवाश्म ईंधन, कोयला और लकड़ी शामिल हैं। यह दुनिया जानती है कि इन सभी का भंडार सीमित है और अगर हमने ऊर्जा के लिए इनका अंधाधुंध इस्तेमाल जारी रखा तो आने वाले समय में इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के सभी देश नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और इस्तेमाल के लिए पहल करें। दरअसल अक्षय ऊर्जा ऊर्जा के उस स्वरूप को कहते हैं जो भावी पीढ़ियों की ऊर्जा आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करती है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अक्सर सभी नवीकरणीय स्रोत शामिल होते हैं जैसे वनस्पति पदार्थ, सौर शक्ति, पवन शक्ति द्वारा उत्पन्न शक्ति। ऊर्जा अक्षयता की ओर अग्रसर होने के लिए न केवल ऊर्जा पूर्ति करने के तरीकों को बदलना होगा बल्कि ऊर्जा के उपयोग के तरीकों को भी बदलना होगा और विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को भी घटाना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए भवन निर्माण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि उसमें दिन में रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल न करना पड़े। यूँ इसमें आमतौर पर ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने वाली LED जैसी प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। वर्तमान में वातानुकूलन के लिए भी हम जो रसायन इस्तेमाल में लाते हैं उनसे भी प्रदूषण का दायरा बढ़ता है। जहाँ तक संभव हो हमें ऐसे सभी कार्यों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यथाशीघ्र वैकल्पिक उपाय खोजने होंगे। मोटे तौर पर किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसकी मात्रा सीमित है और उसकी ज़रूरत कमोबेश दुनिया के सभी लोगों को है। खाद्य पदार्थ इसी श्रेणी में आते हैं। भोजन गरीब हो या अमीर सभी को चाहिए। खेद की बात यह है कि अन्न को हम लोग बड़ी मात्रा में बर्बाद करते आए हैं, जबकि दुनिया भर में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं। ज़रूरत इस बात की है सिर्फ
संश्लेषित रसायनों के सहारे खेती की पैदावार बढ़ाने पर जोर न दिया जाए, बल्कि पैदा हुए कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और उसे इस्तेमाल करने के तौर तरीकों में ऐसे बदलाव किए जाएं ताकि विभिन्न स्तरों पर होने वाली अन्न की बर्बादी से पूरी तरह से बचा जा सके। हमें यह बात भी समझनी होगी कि संश्लेषित रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। दरअसल आज दुनिया को ऐसी प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों की ज़रूरत है जो एक ओर हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हों और दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करती हों। जहाँ भी संभव हो इस्तेमाल की गई सामग्री का पुनर्चक्रण करके उसे फिर से उपयोग किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर जल, जमीन और जंगल सहित धरती की प्राकृतिक क्षमताओं में कोई गिरावट नहीं होगी तो उससे हमें एक टिकाऊ जीवन शैली की तरफ तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। सवाल उठता है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? सच्चाई यह है कि पर्यावरण से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर भी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। कुछ देशों के लिए आज पर्यावरण एक अहम मुद्दा है, वहीं कुछ देश अपनी विकास की गति को बनाए रखने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। वजह जो भी हो, सच यह है कि जो विकास हमें विनाश की तरफ ले जाता हो, उससे हम सभी को बचने की कोशिश करनी होगी। पर्यावरण की समस्या ठीक से समझने के लिए हमें प्राकृतिक साधनों के बंटवारे को और उसकी खपत को भी समझने की ज़रूरत है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार करीब 5% आबादी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों के 60% हिस्से पर काबिज है। 10% आबादी के हाथ में 25% संसाधन है, लेकिन 60% लोगों के हिस्से में मुश्किल से 5% संसाधन हैं। अगर यही सब कुछ यथावत रहा और हमने अपनी जीवन शैली में कोई बड़े बदलाव न किए तो सन 2050 तक दुनिया की 9.5 अरब मानव आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऐसी 2 और पृथ्वी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर जो प्रश्न उठाए हैं वे सरकार की नज़र में भले ही असहज दिखें, लेकिन 70 वर्षों से सुषुप्त सवाल आज समय की मुखर पुकार बन गई है। संपादकीय में गंभीरता से जो विश्लेषण और सुझाव अंकित किया गया है वह निष्पक्षता और निडरता के घनत्व में वृद्धि का संदेश प्रदान करता है। दरअसल संविधान ने चुनाव आयुक्तों सहित अन्य कई संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति प्रावधान को विस्तृत ढंग से इसलिए वर्णित नहीं किया क्योंकि संविधान निर्माताओं के मानस पटल पर संस्थाओं में नियुक्ति के वे प्रतिकूल भाव नहीं उभरे थे जो आज दिन प्रतिदिन परिलक्षित हो रहे हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सीबीआई और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा सकी थी। संविधान पीठ की चिंता एवं टिप्पणी सरकार के लिए सुधार की गंभीर चेतावनी भी है ताकि मुदित नौकरशाहों से मुक्त होकर निर्वाचन आयोग जैसी स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं की पवित्रता एवं निष्पक्षता बनी रहे। राज्यों में भी लोक सेवा आयोग
एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सीधे सरकार अपनी मर्जी से वैसे पदाधिकारियों की करती है जो सरकार के अनुकूल बर्ताव के पाबंद हुआ करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि राज्य सहित केंद्र की सभी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति की एक अलग संतुलित इकाई गठित हो। संपूर्ण विराम।